6,000 मेहमान, 14 देशों के प्रतिनिधि, कई देशों के राजदूत, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टियों के प्रमुख, फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी और अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज गवाह बनेंगे उस ऐतिहासिक पल का जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 की ही तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में लेंगे। आमतौर पर प्रेसिडेंट हाउस के दरबार हॉल में पीएम पद की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन ये चौथा मौका है जब पीएम पद की शपथ दरबार हॉल की जगह राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में दिलाई जाएगी। सबसे पहले 1990 में चंद्रशेखर ने बाहरी प्रांगण में पीएम पद की शपथ ली थी। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहरी प्रांगण में पीएम पद की शपथ ली और तीसरी बार 2014 में नरेंद्र मोदी ने बाहरी प्रांगण में पीएम पद की शपथ ली और अब एक बार फिर 2014 की ही तरह मोदी राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में शपथ लेंगे। हालांकि कई मायनों में इस बार का शपथ ग्रहण समारोह 2014 की तुलना में अलग होने वाला है, क्योंकि 2014 में करीब 4,000 मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। अब की बार 6,000 मेहमानों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। 2014 में सार्क देशों के प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, तो इस बार सार्क की जगह बिम्स्टेक में शामिल देशों को न्योता दिया गया है। 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, लेकिन अब की बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए इमरान खान को नहीं बुलाया गया है। 2014 में पीएम मोदी की शपथ ग्रहण के लिए शाम 6 बजे का वक्त था। इस बार पीएम मोदी की शपथ ग्रहण के लिए शाम 7 बजे का वक्त रखा गया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के लिए प्रेसिडेंट हाउस ने 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके तहत मेहमानों के बिठाने की जगह से लेकर डिनर के मेन्यू तक की तैयारियां शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या तैयारियां इसके लिए की गई हैं। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था होगी। रात्रि भोज में मेहमानों को दाल रायसीना भी परोसे जाने की व्यवस्था है। मेहमानों को राजभोग के स्वाद का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। रात्रि भोज में वेज के साथ नॉनवेज खाने की भी व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और उनके बाद दूसरे नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ समारोह के बाद पीएम मोदी का मंत्रिमंडल के सदस्यों और मेहमानों के साथ फोटो सेशन का भी कार्यक्रम होगा। यानी ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन लोगों की नजरें टिकी हैं मोदी की नई कैबिनेट पर कि किसे मिलेगी मोदी कैबिनेट में जगह, कौन बनेगा देश का अगला गृह मंत्री और किसके पास होगी खजाने की जिम्मेदारी। दमदार जीत, अब प्रभावकारी कैबिनेट। मोदी कैबिनेट पार्ट 2 में किसको मिलेगा मौका? प्रचंड जीत के बाद सत्ता में वापसी ने बीजेपी का जोश बढ़ाया है, तो देश की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। 30 मई को मोदी सरकार पार्ट 2 का आगाज होगा। इस दिन बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और साथ ही आकार लेगा मोदी कैबिनेट पार्ट 2। और इसी को लेकर कयासों का दौर जारी है कि किसे मिलेगी मोदी की नई कैबिनेट में जगह। नई मोदी कैबिनेट में अगले गृह मंत्री और वित्त मंत्री के नाम पर सभी की नजर है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस बार मोदी सरकार का हिस्सा होंगे? अगर अमित शाह मोदी कैबिनेट में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई कद्दावर मंत्रालय ही मिलेगा। कयासों के मुताबिक अमित शाह को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने और न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए वित्त मंत्रालय की अहमियत होगी। अरुण जेटली के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार के बाद अब देश को नया वित्त मंत्री मिलेगा। जेटली ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्या मोदी कैबिनेट 2 का हिस्सा होंगी? हालांकि स्वराज अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है। राष्ट्रवाद के बढ़े शोर के बाद देश के अगले रक्षा मंत्री को लेकर भी लोगों की उत्सुकता रहेगी। तो देश में बढ़ते कृषि संकट के बीच कृषि मंत्री के नाम पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल होगा कि एनडीए के बाकी सदस्यों को मोदी कैबिनेट 2 में कितनी हिस्सेदारी मिलती है। हालांकि अपने दम पर 300 का आंकड़ा छूने वाली बीजेपी पर अब सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं हो सकता। लेकिन एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के साथ ही जेडीयू, एलजेपी और अकाली दल को इसमें हिस्सेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और जेडीयू को 2-2 मंत्री पद मिल सकता है, तो अकाली दल, एलजेपी और एआईएडीएमके को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। तो इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र से आने वाले मंत्रियों की संख्या हो सकती है। खास बात यह भी है कि इसी साल नवंबर तक 3 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, तो इन राज्यों को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो मिलनी तय है। तो 2019 में आश्चर्यजनक जीत देने वाले पश्चिम बंगाल को मोदी कैबिनेट में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। खासकर 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी पूरी संभावना है। वहीं ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक से 2014 के मुकाबले ज्यादा सांसद मिलने के बाद अब इन राज्यों को कैबिनेट में भी ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। वहीं बीजेपी को क्लीन स्वीप विजय देने वाले राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को भी मोदी कैबिनेट में क्षमता के हिसाब से जगह जरूर मिलेगी। मोटे तौर पर देखें तो बड़ी सफलता के बाद अब कैबिनेट निर्माण को लेकर लोगों की नजरें रहेंगी, क्योंकि अगले 5 साल में देश का विकास मोदी कैबिनेट 2 की दिशा पर ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज दूसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस बार मोदी कैबिनेट में कौन चेहरा होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। बिहार से कई दिग्गज चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। कैबिनेट में किसको मिलेगी जगह? कौन होगा मोदी का सिपह सालार? बिहार से किसको मिलेगा मौका? नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। इस बार अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि मोदी कैबिनेट में कौन शामिल होगा। हालांकि कई दिग्गज नेताओं के नाम की चर्चा है। बीजेपी से पटना साहिब से जीते रविशंकर प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बक्सर से जीते अश्विनी चौबे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय, आरा सांसद आर.के. सिंह, बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह, पूर्वी चंपारण से सांसद राधा मोहन सिंह और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव के नाम की चर्चा है। मोदी कैबिनेट में इस बार जेडीयू भी शामिल होगा। बुधवार को अमित शाह और सीएम नीतीश की मुलाकात हुई थी। जेडीयू से जिन नामों की चर्चा है उसमें मुंगेर सांसद ललन सिंह, जेडीयू से राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, पूर्णिया से दूसरी बार जीते संतोष कुशवाहा और राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन के नाम की चर्चा है। बिहार में एनडीए का तीसरा घटक एलजेपी है। एलजेपी को एक कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। इस एक पद के लिए जिन 2 नामों की चर्चा है उसमें एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान और जमुई सांसद चिराग पासवान के नाम की चर्चा है। ये सभी संभावित नाम हैं। अंतिम मुहर मोदी लगाएंगे, जिसमें सामाजिक समीकरण
राज्यों की हिस्सेदारी, व्यक्ति की विशेषज्ञता समेत तमाम बातें शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बात रविशंकर प्रसाद की कर लेते हैं। वो इसलिए कि एक कद्दावर नेता है, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को इन्होंने शिकस्त दी है और उन्हें हैट्रिक लगाने नहीं दिया शत्रुघ्न सिन्हा को। तो इनकी जो गिनती है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वाजपेयी और मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं रविशंकर प्रसाद, और इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल होना इनका तय माना जा रहा है। रविशंकर प्रसाद के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। पटना साहिब की बड़े लड़ैया को आसानी से जीतकर रविशंकर प्रसाद पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं। इसके पहले रविशंकर प्रसाद राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 30 अगस्त 1954 को जन्मे रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में दूसरी बार कानून मंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला, सूचना एवं जनसंपर्क के साथ कानून मंत्रालय का भार संभाल चुके हैं। रविशंकर प्रसाद छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। 1972 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। 1974 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में संयुक्त सचिव चुने गए। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष और सुशील कुमार मोदी सचिव चुने गए थे। जेपी आंदोलन में रविशंकर प्रसाद काफी सक्रिय रहे। इसके बाद 1981 में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता बने। 1990 से 1994 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। रविशंकर प्रसाद का कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता चुना, और जब मौका मिला सरकार बनाने का तो बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अहम विभाग की जिम्मेदारी भी दी। रविशंकर प्रसाद एक राजनेता तो है ही, इसके साथ वरिष्ठ वकील भी हैं। 1975 से 1977 तक कानून की पढ़ाई की। रविशंकर प्रसाद ने पहला मुकदमा पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ लड़ा और जीता। आपातकाल के दौरान दोस्तों के साथ मिलकर लोकवाणी अखबार निकाला। हर मुद्दे पर नाप तौल कर बोलने वाले रविशंकर प्रसाद बीजेपी के लिए बेहद खास है। अब तक पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी, रविशंकर प्रसाद ने उसे बखूबी निभाया। सहयोगियों का परिचय करा दें आपसे कि अमितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से, साकेत पटना से हैं, अमित कुमार भी हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रकाश हैं रांची से। सभी से एक साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं प्रोफाइल के बारे में। लेकिन रविशंकर प्रसाद के बारे में हमने बातचीत की है तो जरूरी ये हो जाता है कि हम पटना चलें, और अमित हमारे साथ हैं, साकेत हमारे साथ हैं। इस प्रोफाइल को जरा कोरिलेट करके चलते हैं कि पुराना जो एक प्रोफाइल रहा है, बड़ा प्रोफाइल रहा है रविशंकर प्रसाद का, क्या उसे अभी के सिनारियों से जोड़कर देखें, या फिर जिन पार्टियों की मदद से बीजेपी ने इतनी संख्या लाई है उन पार्टियों का भी हक बनता है, कितनी संख्या में बनता है, ये जानने के लिए चलते हैं अमित के पास। अमित, क्या लगता है इस बार पहले से बड़े लीडर रहे हैं और जो प्रोफाइल उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल है उससे बड़ी छवि पार्टी में है उन्हें लेकर, और जो कानून मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला था, काफी बखूबी अंजाम उसे दिया था। क्या इस बार ये तय है कि मंत्री पद पर एक बार फिर रविशंकर प्रसाद आसीन होने जा रहे हैं? साकेत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कौन कौन से नाम अभी आज बिहार से वो होंगे जो मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, मोदी कैबिनेट की अगर हम बात करें तो आज बिहार से, खास करके अगर बीजेपी की बात करें तो जो पहले से जी साकेत, जेडीयू के कोटे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विवेक, तो जेडीयू कोटे से यहाँ पर दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, जिसमें कि एक ललन सिंह का नाम चल रहा है जिसके कैबिनेट में जाने की पूरी संभावना है और उनको जाना तय ही माना जा रहा है। और दूसरा नाम खासतौर से एक पिछड़ा वर्ग से आने के चेहरे का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कि संतोष कुशवाहा का नाम सबसे प्रमुखता से आ रहा है। लेकिन और भी कई नाम है, आरसीपी सिंह का भी नाम चल रहा है, लेकिन ललन सिंह और आरसीपी सिंह में से कोई एक ही ऐसा चेहरा होगा जो कैबिनेट में जाएगा।
और जो बातें चल रही है कि आरसीपी सिंह चूंकि संगठन बिहार में चूंकि 2020 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो ऐसे में संगठन को छोड़ना अभी आरसीपी सिंह के लिए ठीक नहीं होगा, तो आरसीपी सिंह को यहां पर संगठन में रखा जा सकता है। साकिब, और क्या ललन कोई सिंह मंत्री कैबिनेट में कोई ऐसा मंत्री बन पद सकते हैं। मंत्रिमंडल कौन सा होगा, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, इसको लेकर भी कोई चर्चा है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जेडीयू की तरफ से कृषि मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय की मांग रखी गई है। देखिए, बिल्कुल जो एनडीए है उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। जेडीयू मजबूती के साथ इस गठबंधन में है और 16 सीटों पर उसने जीत भी दर्ज की है, 16 सांसद चुन के गए हैं जेडीयू के। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक जो कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा उसमें एक मजबूत मंत्रालय जेडीयू को दिया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश होगी जो उनके जो भी गठबंधन के लोग हैं उनके साथ किस तरह से बीजेपी पेश आती है। तो उम्मीद की जा रही है कि कृषि मंत्रालय और इस तरह के जो दूसरे मजबूत मंत्रालय माने जाते हैं उसमें से एक मंत्रालय जेडीयू के कोटे में आ सकता है। और इसमें जो मंत्री पद के लिए जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उसमें ललन सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है। नीतीश कुमार के करीबी है, बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे हैं और जेडीयू के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनका नाम आते रहा है। तो ऐसे में उनका नाम तय माना जा रहा है और केंद्रीय कैबिनेट में जो केंद्रीय मंत्री जो बनेंगे एक चेहरा वो ललन सिंह हो सकते हैं। दूसरे चेहरे को लेकर जो बातें हो रही है, चूंकि जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है और 2020 में बिहार में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, तो ऐसे में वो समीकरण को भी साधने की कोशिश जेडीयू करेगी। और दूसरा नाम उस लिहाज से अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग से संतोष कुशवाहा का है, अति पिछड़ा से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का भी नाम है। हालांकि जो यहाँ पे आरसीपी सिंह का जो नाम चल रहा था, चूंकि संगठन में उसकी जरूरत है उनकी, इस वजह से उन्हें अभी हो सकता है कि इस कैबिनेट में जगह नहीं मिले और 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसका पूरा दारोमदार आरसीपी सिंह के कंधे पर होगा। तो इस लिहाज से जेडीयू कोटे से अगर हम बात करें तो 2 मंत्री बनने की जो बातें चल रही है उसमें एक जो केंद्रीय कैबिनेट में जो केंद्रीय मंत्री बनेंगे वो ललन सिंह हो सकते हैं और दूसरा नाम पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से आएगा जिसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखकर भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसमें वैसे चेहरों को तरजीह दी जाएगी जो संख्या बल से और अपनी जातिगत वोटों से पार्टी को फायदा पहुंचा सके, गठबंधन को फायदा पहुंचा सके। अमित के पास चलते हैं, अमित कुमार हमारे साथ बने हुए। अमित, जो इस बार बातचीत चल रही है कि किस कोटे से मंत्री बनाने जा रहे हैं या फिर कौन सा ऐसा विभाग चाहिए, क्या इसका भी भीतर खाने कोई इस पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने किसी खास बातचीत, क्योंकि उन्होंने अमित शाह से बातचीत की थी, तो क्या उस मीटिंग में सिर्फ मंत्री पद को लेकर बातचीत हुई थी या फिर इसके बाद भी कुछ बातचीत हुई है? ये बिल्कुल विवेक, पीएम नरेंद्र मोदी आज दोबारा से शपथ ग्रहण करेंगे और एनडीए 2 के सरकार का गठन भी होगा इसके साथ। तो इसको लेकर के जो अटकलें हैं वो भी काफ़ी तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे के कुछ मंत्री हैं जिनको इस बार विराम दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की कर लें, अंदर खाने की कर लें, चूंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर मैं खुद मौजूद हूं, तो यहाँ पे जो चर्चा है वो पूरी तेज है कि कोई भी मंत्री जो है इस बार ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सभी जो पुराने चेहरे हैं मंत्रिमंडल के वो इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ को इस बार भी मजबूत करेंगे। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि नित्यानंद राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है, बड़ा जीत उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी ने प्रदेश में हासिल किया है, तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये कयास भर है क्योंकि 2020 का भी चुनाव है और नित्यानंद राय के बारे में ये कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को साधने में वो उन्होंने कहीं ना कहीं महारत हासिल कर ली है और जो एमवाई समीकरण था उसे भी उन्होंने ध्वस्त किया है। उनके नेतृत्व में जो है बीजेपी ने बेहतर चुनाव लड़ा और चुनाव में बेहतर परिणाम भी आए। तो ऐसे में अमित, कुल मिलाकर बिहार के ये स्थिति है, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, दिल्ली में किन नामों पर चर्चा है? हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, अगर बात हम करें दिल्ली की तो कौन कौन से नाम वहां पर चर्चा में हैं और कौन कौन से लोग वहां पहुंच रहे हैं, जहां किस तरह की हलचल दिख रही है मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर? चलिए, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, दिल्ली में किन नामों पर चर्चा है?
देखिए, अभी तक कोई नहीं बता सकता है कि कौन कौन से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे। देखिए, 2 दिनों से चर्चा हो रही है। अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में परसों भी मैराथन बैठक हुई थी। 4 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच हुई थी। कल भी तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इन दोनों बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। अभी तक किसी भी नाम पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर पहले संजय राउत जो कि शिवसेना से सांसद हैं, उनका एक बयान आया है कि जो भी सहयोगी पार्टी हैं, चाहे वो जेडीयू हो, शिवसेना हो, एलजेपी हो, उनके कोटे से एक एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद जो है वो तय किया गया है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद सावंत को जो है वो शिवसेना कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। बाकी किसी नाम पर मोहर अभी तक नहीं लगाई गई है। सिर्फ लोग कयास लगा रहे हैं, कोई भी 100% बताया नहीं जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था कि ब्रेकफास्ट में अमित शाह न्योता देंगे सभी संभावित मंत्रियों को, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। सभी को इंतजार है। ठीक है, ये शिवसेना की तरफ से एक बात रखी गई है कि आप हर एक जो आपके सहयोगी दल हैं उन सभी से एक एक चेहरा सामने आना चाहिए। जेडीयू की तरफ से दो हिस्सेदारी की बात चल रही है वहां पर। अगर हम जेडीयू को छोड़ दें, आरएलएसपी की तरफ चले आए तो उनकी तरफ से भी 2 नाम सामने आ रहे हैं। शिवसेना के पास क्या कैंडिडेट एक ही है या फिर इनके पास भी खाते में है कुछ लोग जिनको शामिल कर सकते हैं? क्या ये सब कुछ होने के बावजूद भी अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है? क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये सारे कैंडिडेट जीत कर आए हैं। हालांकि पार्टियों के मनोबल को और बढ़ाने के लिए ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एंड टीम ये कहे कि बाकी टीम ने बढ़िया किया है, उनकी राजनीतिक समझ बढ़ी है, जातिगत आधार पर उन्होंने वोट हासिल किया है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। उस कोटे को भी ध्यान में रखकर उन चेहरों को सम्मिलित किया जाएगा, राज्य मंत्री बनाया जाएगा, मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल कर चुकी है। 303 सीटें बीजेपी के खाते में है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी। यानी कि सभी जो एनडीए घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपी हो, शिवसेना हो या अकाली दल हो, इन सभी को समान तरीके से सरकार में सम्मानजनक तरीके से सीटें मिलेगी, सम्मानजनक तरीके से भूमिका दी जाएगी। फिलहाल संजय राउत ने एक बात कही है कि कम से कम सभी जो सहयोगी गठबंधन है उनके कोटे से एक एक कैबिनेट मिनिस्टर बनना तय है। चलिए अनुप, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रांची का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री रघुवर दास तो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से लोग जा रहे हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है? आलिम, अगर झारखंड की तो यहाँ से 12 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 12 सीटों में से कुछ नाम जो हैं वो चर्चा में हैं कि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर बात की जाए आदिवासी बहुल इलाके होने की वजह से आदिवासी जो सांसद है, जनप्रतिनिधि वो चुनकर आए हैं, उनके नामों पर अगर सहमति बन जाती है तो अर्जुन मुंडा, सुनील सोरेंग और मतलब इनका नाम जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं गैर आदिवासी की बात की जाए तो जयंत सिन्हा जो एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत कर हजारीबाग से आए हैं, वहीं अन्नपूर्णा देवी जो महिला को कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो बिलोंग करती हैं, तो महिला होने के नाते उनके नामों पर भी चर्चा है। वहीं प्रकाश, कितना जरूरी होगा, क्योंकि जो इस बार का लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें हमने देखा है कि आदिवासी बहुल इलाकों से भी बम्पर वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा मोदी जी को वोट गई, उनके कैंडिडेट्स को वोट गई। अब जाकर अगर बात चल रही है जयंत सिन्हा पर, अर्जुन मुंडा पर, सुनील सोरेन पर, सुदर्शन भगत पर, ये सारे जो चेहरे हैं, इतने चेहरे, इसमें साफ तौर पर एक बात हमें क्लियर नजर आ रही है कि यहाँ पर आदिवासियों को पकड़ने के लिए किसी आदिवासी नेता की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो झारखंड के सीएम आज रघुवर दास नहीं होते, कोई और आदिवासी नेता होता। तो क्या जो अभी बिहार या फिर झारखंड का असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है या होने वाला है, तो उसमें क्या इस बात का ख्याल रखा जा रहा है? अभी भी उसी समीकरण के इर्द गिर्द ये सब बातें घूम रही हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो उनकी तरह चेहरा जिसका मिलता हो, उनकी तरह उनके बारे में सोच रखता हो। क्या इस बात पर अभी भी दिमाग टिका हुआ है?
ओम प्रकाश। चलिए, तकनीकी खामियां हैं, लेकिन इतना तय है आलिम की यहाँ पर जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल क्लियर सा लगता है कि अभी भी जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द, क्योंकि सामने असेंबली इलेक्शन है और उस इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह हमने 2014 और 2015 का अंतर स्पष्ट किया था कि 2014 में मोदी जी के नाम पर वोट गया, 2015 जैसे ही आया वहां पर समीकरण बदलने लगे। तो इन सभी सिनारियों पर बातचीत करते रहेंगे।